कैसे हैं? मैं ये बात आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि कैसे हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत करीब आ गया है। लगभग 30 से 35 दिन का समय रह गया है और मुझे ये बात पूछने का हक भी है, ताकि मैं आपके बारे में ये जान सकूँ कि आपकी तैयारी कैसे हुई है, किस तरह आपकी पढ़ाई चल रही है। बहुत सारे बच्चे के अभी 30 से 35 दिन जो करीब समय दिखाई दे रहा है, इसमें उनको डर लग रहा होगा। उनकी दिल की धड़कन उनकी बढ़ गई होगी कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे पढ़ूँ, कोई मुझे घोर कर पिला दे। बाबू, याद कीजिए वो दिन, जिस दिन आप दोस्तों के साथ समय काट रहे थे, घूम रहे थे, इधर-उधर टाइम पास कर रहे थे, फ़ोन से बात कर रहे थे, कोनो दोस्त फ़ोन करके बुला रहा था तो वहाँ चले जाते थे। ये सारा दिन आपने बर्बाद कर दिया है। उस समय आपके शिक्षक आपको समझाते थे कि बाबू पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आपके माता-पिता आपको समझाते थे बाबू पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, लेकिन आप उनके बातों को इग्नोर कर देते थे, क्योंकि आपके लिए आपके दोस्त ही इम्पोर्टेंट थे। आज तो आपके दोस्त मदद करने के लिए तो नहीं आ रहे हैं कि चल तुमको याद करवा देते हैं, पढ़ना तो खुद आपको है। तो ज़रा सोचिए कि आपने कितना बड़ा गलती किए थे पिछले दिनों। लेकिन कहा जाता है कि सुबह का भूला शाम में वापस आ जाता है, उसको भूला नहीं कहा जाता है। तो आप लोग आज से संकल्प लीजिए कि मेरे पास जो 35 से 40 दिन का जो समय बचा है, इस समय में दिन-रात मेहनत करूँ। दिन-रात मेहनत करूँ ताकि मेरा पढ़ाई जो है, जो वीक पॉइंट है, मेरा जो सब्जेक्ट में कमज़ोरी है, उसको मैं पूरा कर सकूँ। और मैं जानता हूँ कि आपके अंदर वो चीज़ है, भरा हुआ है गुण। आप इतिहास बदल सकते हैं, बिहार में टॉपर ला सकते हैं, मतलब आप टॉपर बन सकते हैं, अपने माता-पिता के सपनों को पूरा कर सकते हैं, ये मैं जानता हूँ। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ मैं आपके बीच एक छोटा-सा लाइन बोलता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ज़िंदगी की असली उड़ानें बाकी है। ध्यान सुनिएगा बाबू, जिंदगी की असली उड़ानें बाकी है, अपने इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमीन, आगे सारा आसमान बाकी है। इन्हीं बातों से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि हड़बड़ाने से कुछ नहीं होता है। अब संकल्प ले ही चुके हैं कि मुझे आज से पढ़ना है, तो पढ़ाई पर विशेष फोकस कीजिए। बाकी सारी दुनिया के बारे में सोचना बंद कीजिए और सिर्फ पढ़ाई। मात्र 35 से 40 दिन, तब देखिए जाकर 40 दिन के बाद आपका रिजल्ट कैसे बदलता है। ठीक है? तो आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास साइंस की दुनिया से है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया गया है और ये सारे क्वेश्चन है पिछले कई सालों से मैट्रिक बोर्ड में पूछ रहा है। तो मैंने आपके बीच 165 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं और सारे क्वेश्चन एक से एक मिलेंगे, इसलिए आप अंत तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि अंत में कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आप नहीं जानते होंगे। इसलिए कंटिन्यू इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए और वैसे बच्चों के पास शेयर कर दीजिए जिनके धड़कन की गति बढ़ चुकी है, जिनको डर लग रहा है कि हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, तो जरा उनके पास भेजकर पुण्य का भागी बनिए। ठीक है ना? तो आज के क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं आपको आज बता देना चाहूँगा कि मैं 165 क्वेश्चन आज कराने जा रहा हूँ और आपको ये देखना होगा कि 165 क्वेश्चन में आप कितना टारगेट को हिट किए हैं। आपको ये देखना होगा कि आपने पिछले कितने रात जागे हैं, तब जाकर इस 165 क्वेश्चन को आप पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आज पूरा दिन से या जब भी आपको समय मिले, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट है आपके सामने। पहला नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? जल्दी से बताइए कमेंट में। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है ना? पहला का कौन सा आंसर होगा? ए नंबर होगा। ठीक है ना? मैं वीडियो को तेज लेकर चलूंगा क्योंकि 165 क्वेश्चन है और आपका समय को बर्बाद मैं नहीं करना चाहूंगा, ताकि
इतने सारे क्वेश्चन को कम समय में और आपको ज़्यादा ज्ञान हो जाए, तो इससे बढ़कर मुझे क्या मिलेगी, ठीक ना। समय भी बर्बाद ना हो और आपको अच्छा से जानकारी भी मिल जाए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो फोकस दूरी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आप अपना टारगेट हिट कीजिए और कमेंट में मुझे बताते रहिए कि आपका कितना आंसर सही होते जा रहा है, ठीक ना। और लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपतन कोण किसके बराबर होता है? आपतन कोण किसके बराबर बराबर होता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब आपका होगा सी नंबर, परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए। किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है? किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है 4। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है? तो 4 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, उत्तल दर्पण, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, कि उत्तल दर्पण का, कि समतल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं। 5 का सही जवाब बताइए। तो 5 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उत्तल दर्पण, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर। चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा छठा का, जल्दी से बताइए, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, उत्तल दर्पण, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए कमेंट में। बहुत आसान सारा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। 7 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, अवतल दर्पण, ठीक ना। मैं वीडियो को तेज लेकर चल रहा हूँ ताकि आपका समय बचे और कम समय में आपको जानकारी मिले। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। देखिए मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जल्दी से बताइए। अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 8 नंबर का करेक्ट आंसर बताइए, कमेंट में जरूर लिख के भेजिए। 8 का ए नंबर, फोकस पर बनेगा, ठीक ना। जितने सारे बच्चे हैं, अगर 2 बच्चे के पास उनको मदद करने के व्यू से इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो सोचिए कितने बच्चों के पास पहुंच जाएगा। और शायद आपके भेजने से वो तो अच्छा से पढ़ कर पास तो कर जाएंगे। और हमेशा आपको भला बुरा जो पहले दोस्त आपको कहा करते थे कि बहुत खराब लड़का है या बहुत लड़की खराब है, वो कहीं आप वीडियो अगर भेज देते हैं तो हो सकता है कि आप पुण्य का भागी बने और उसकी नज़र में आप अच्छे बन जाएं, ठीक ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब होगा बी नंबर, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किस बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, हलवा टाइप क्वेश्चन है। आइए बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, क्या होगा इसका आंसर? 10 का आंसर आपका सही जवाब होगा, ए नंबर होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? जल्दी से कमेंट में बताइए, लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, काहे इतना सोच रहे हैं? सारा क्वेश्चन बहुत शानदार है। 11 का ए नंबर होगा आंसर, बिल्कुल सही जवाब है, सीधा आंसर होगा 11 का ए, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? 12 का बी नंबर होगा, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, हमेशा याद रखिएगा इस बात को, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? बताइए जल्दी से। 13 का ए नंबर होगा, धनात्मक होती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? 14 का सही जवाब बताइए। 14 का बी नंबर होगा, ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? बहुत शानदार क्वेश्चन है। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, मैं डायरेक्ट आंसर बोल दिया हूँ। आप भी डालिए, जल्दी से कमेंट में लिख के भेजिए कि आपका कितना आंसर सही हो रहा है और इसे शेयर भी कर दीजिए। किसी दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है, किसी दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और छोटा बनता है, तो बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा? ए नंबर में दिया उत्तल दर्पण, बी नंबर में दिया अवतल दर्पण, सी नंबर में दिया समतल दर्पण, डी नंबर में दिया इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा? जल्दी से बताइए। 16 नंबर का सही जवाब क्या हो सकता है? 16 का सही जवाब ए नंबर होगा, उत्तल दर्पण, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं।
ठीक ना। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? 17 का सही जवाब बताइए। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। 18 का आंसर बोलिएगा, सॉरी क्वेश्चन बोलिएगा। उत्तल दर्पण को कहते हैं, उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। अभिसारी कहते हैं कि अपसारी कहते हैं कि दोनों कहते हैं या इनमें से कोई नहीं कहते हैं? 18 का सही जवाब होगा बी नंबर, अपसारी कहते हैं। कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। 19 नंबर का क्वेश्चन समझिए। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, बताइए जल्दी से। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? काल्पनिक एवं छोटा होता है या काल्पनिक एवं आवर्धित? आवर्धित का मतलब होता है विशालित होता है, बड़ा होता है। वास्तविक एवं छोटा होता है, वास्तविक एवं आवर्धित होता है। जल्दी से बताइए 19 का सही जवाब क्या हो सकता है? तो 19 का सही जवाब ए नंबर होगा, काल्पनिक एवं छोटा। आइए 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस दर्पण में बड़ा, बड़ा का मतलब पहले मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, आवर्धित होता है, विशालित भी कहते हैं इसको, प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है? जल्दी बताइए। उत्तल दर्पण बनता है कि अवतल दर्पण बनता है कि समतल दर्पण बनता है कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा अवतल दर्पण, ठीक ना। तो 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक ना। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। बताइए 21 का कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा? तो 21 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, काल्पनिक। आइए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? वाह लाजवाब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ प्रश्न है। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? जल्दी से बताइए 22 का आंसर क्या हो सकता है? 22 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जल्दी से बताइए। एफ बराबर आर होगा कि आर बराबर 2F होगा कि एफ बराबर 2R होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा? 4 ऑप्शन जल्दी से बताइए, कौन सा आंसर बिल्कुल सही लग रहा है? जितना सोचिएगा इस शानदार क्वेश्चन के लिए, तो बताइए 23 का सही आंसर होगा बी नंबर होगा। एफ आर बराबर क्या होता है? 2F होता है। आर का मतलब वक्रता त्रिज्या, एफ का मतलब फोकस दूरी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, टॉर्च सर्च लाइट का परावर्तक सतह में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? बताइए। टॉर्च पूछ सकता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? 24 का आंसर बता दीजिए तेजी में। तो 24 का आंसर जो होगा बिल्कुल सही जवाब बोल रहे हैं, अवतल दर्पण, ठीक है ना। याद रखिएगा अवतल दर्पण होगा 24 के। 25 नंबर क्वेश्चन। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। देखिए वक्रता त्रिज्या कहने का मतलब आर का मान दे दिया 10, ठीक ना, 10 सेंटीमीटर दे दिया। उसकी फोकस दूरी कह रहा है, मतलब क्या निकालने के लिए कह रहा है? एफ निकालने के लिए कह रहा था। एफ बराबर क्या होता है? R/2 होता है। तो आर का मान कितना दिया है? 10 दिया है, बट्टा में 2, तो भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो देखिए तो 25 के ऑप्शन में दिया हुआ है 5 तो 5D मतलब 5 दिया है सेंटीमीटर, मतलब 25 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र कौन सा हो सकता है? चाहिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, 1/f प्लस 1/v बराबर 1/u होता है, या डी नंबर में जो ऑप्शन दिया वो होगा। कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लग रहा है? बताइए जल्दी से। तो 26 का आपका करेक्ट आंसर होगा ए नंबर होगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है। वाहनों के अग्रदीप, अग्रदीप का मतलब जो गाड़ी के सामने जो हेडलाइट होता है जिससे प्रकाश आपको दिखाई देता है, ठीक ना। वाहनों के अग्रदीप में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए 27 का आंसर क्या हो सकता है? 27 का आंसर ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा, अवतल दर्पण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये तो कलर चेंज हो गया है, चलिए कोई बात नहीं है, हमें पढ़ाई से मतलब रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 है। नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए वस्तु का, वस्तु मतलब वस्तु को हम लोग बिंब भी कहते हैं, कि दूरी ली जाती है। फिर से क्वेश्चन समझिएगा। नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए वस्तु की दूरी ली जाती है। बताइए धनात्मक ली जाती है कि ऋणात्मक ली जाती है कि दोनों ली जाती है कि इनमें से कोई नहीं? 28 का सही जवाब बताइएगा। 28 का करेक्ट जवाब बताइए, कौन सा आंसर हो सकता है 28 का? तो 28 का बी नंबर जो होगा बिल्कुल सही होगा, 28 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, चाहिए 4 ऑप्शन दिया गया। सीधी रेखा में गमन करती है, टेढ़ी रेखा में गमन करती है, किसी भी दिशा में करती है? बिल्कुल सही जवाब होगा 29 का ए नंबर होगा, सीधी रेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 का ए नंबर हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन हम आपके बीच ला रहे हैं। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, दिमाग में रखिएगा। प्रकाश तरंग का उदाहरण है, क्या हो सकता है? ध्वनि तरंग होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग होगा कि पराबैंगनी तरंग होगा? इनमें से कोई नहीं होगा। 30 का सही जवाब बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग होगा, ठीक है ना।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है जल्दी से बताइए कमेंट में। 4 ऑप्शन है, वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लग रहा है? 31 का कौन सा आंसर हो सकता है? तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है आपको? समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है जल्दी से बताइए। 32 का बी नंबर ऑप्शन होगा, अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और समान आकार के बने? मतलब अवतल दर्पण में पूछ रहा है कि वस्तु को कहाँ रखिएगा कि प्रतिबिंब जो है, उसका इमेज जो है वास्तविक हो, उल्टा और समान आकार के बने। तो ऑप्शन भी आपके सामने फोकस पर है, कि ध्रुव है, कि वक्रता केंद्र, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लग रहा है जल्दी से बताइए। 33 का, तो 33 का सही आंसर होगा, ठीक ना, वक्रता केंद्र पर, सी नंबर, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? बताइए जल्दी से। गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का व्यास क्या कहलाता है? तो 34 का कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लग रहा है जल्दी से बताइए। 34 का ऑप्शन आपके सामने है, तो 34 का डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। याद रखिए, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है जल्दी से बताइए कमेंट में कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो इसका 35 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 3 गुना 10 के पावर 8। देखिए इसका मतलब हुआ पावर कम संकेत किए हुए हैं, ठीक है ना, 3 गुना 10 के पावर 8। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? देखिए ये आपका समतल दर्पण है, ठीक है ना, ये किरण आ रही है तो इसको आपतित किरण कहते हैं, और ये दर्पण से टकरा कर ये वापस चली जाएगी तो इसको परावर्तित किरण कहते हैं। ये दोनों के बीच में एक लंब डालिएगा तो उसको अभिलंब कहते हैं। तो ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। अगर क्वेश्चन रहता है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, तो परावर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे सवाल है आपतित किरण और अभिलंब है, जिसके बीच बने कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे, ठीक ना। तो आपका 36 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है, किसी वस्तु का आवर्धित बताए थे बड़ा होता है, विशालित होता है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है जल्दी से बताइए कमेंट में। 37 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा जल्दी से बताइए। 37 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, अवतल दर्पण, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखते हैं। एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकस के भीतर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एक अवतल दर्पण में वस्तु के फोकस के भीतर है, वस्तु जो है फोकस के भीतर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है 4। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लग रहा है जल्दी से बताइए कमेंट में मुझे। 38 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है? तो बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, काल्पनिक और आवर्धित। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 देखते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है जल्दी से बताइए। आधी होती है, दुगुनी होती है, चतुर्गुनी, पचगुनी, त्रिगुनी, जो आपको बोलना है बोलिए, कौन सा होता है बताइए। ऑप्शन में दिया गया है आपके सामने जो ऑप्शन है उसमें करेक्ट आंसर बताइए, कौन सा आंसर हो सकता है। 39 का कौन सा आंसर होगा? तो बिल्कुल सही जवाब है, आधी होती है। कमेंट आपका आ रहा है, आप देखिए कि आप लगभग 40 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ, और मेरे को कमेंट में मुझे बताते रहिए। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, बताइए। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, ठीक ना, इसमें कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है, कौन सा आंसर आपका बिल्कुल सही लग रहा है? 40 में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कमेंट पे जरूर बताइए। तो 40 में का आंसर होगा सोलर कुकर व्यवहार में किया जाता है, मतलब सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो 40 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, अवतल दर्पण, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बड़ा शानदार क्वेश्चन है। जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उसे आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक ना, आत्मदीप्त कहते हैं। 41 का सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। आइए 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा और आभासी बनाने के लिए वस्तु को निम्नलिखित में कौन सा स्थान पर रखा जाता है? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा और आभासी बनाने के लिए वस्तु को निम्नलिखित में कौन सा स्थान पर रखा जाता है जल्दी से बताइए। फोकस पर रखा जाता है, कि फोकस के अंदर रखा जाता है, फोकस और वक्रता केंद्र के पर रखा जाता है, या वक्रता केंद्र पर रखा जाता है? बताइए जल्दी से। 4 ऑप्शन दिया गया, कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लग रहा है बताइए। 42 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है आपको? तो 42 का मैंने अभी जस्ट पीछे नीचे पढ़ा था, 42 का बी नंबर ही फोकस के अंदर रखा जाता है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए उपर्युक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए। 4 को ऑप्शन आपके सामने दिया है, कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लग रहा है कमेंट में हमें जरूर बताइए, तेजी बताइए कौन सा आंसर आपका हो सकता है जल्दी से बताइए।
ठीक है ना। 43 का कौन सा आंसर आपका होगा 43 का? तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। आइए 44 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक ना, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आपका 44 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। 45 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं, ऐसे स्नेल लिखा हुआ है, ठीक है ना, समझ में आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, आप लोग के लिए कितना मेहनत किया जा रहा है। कम से कम आप 2 बच्चों के पास ही इसको शेयर कीजिए, 2 बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा, तो 2 बच्चों के पास जब जाएगा तो वो किसी और अपने दोस्तों के पास भेजेंगे। इस तरह करते करते बहुत जगह बच्चों के पास पहुंच जाएगा और आपके कारण उनका भला भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो कम से कम इसे शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कर, बाल्टी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, बाल्टी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर बिल्कुल सही लग रहा है 47 का? तो 47 का प्रकाश का परावर्तन होगा कि प्रकाश का परिकिरण होगा, प्रकाश का विवर्तन होगा या प्रकाश का अपवर्तन होगा? बिल्कुल डी नंबर ऑप्शन सही होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का होता है कि अवतल लेंस का होता है कि उत्तल दर्पण का होता है कि अवतल दर्पण का होता है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है 48 का? तो 48 का ए नंबर होगा, उत्तल लेंस का होगा। देखिए आप 8 के करीब आ रहे हैं, 50 रन पूरा करने जा रहे हैं। देखिए 50 रन पे के अंदर आउट हो रहे हैं या 50 रन में कितना का 50 का 50 आपका सही है। तो देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन आपको आउट कराता है कि सक्सेस कराता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? बड़ा शानदार क्वेश्चन कर दिया गया है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो 49 का करेक्ट आंसर होगा बी, अवतल लेंस, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। इस 50 क्वेश्चन करके आप अपना 68 को पूरा करते हैं और पूरा जब करिएगा 68 को तो देखिए क्या कि आपका 50 में 50 सही हो रहा है या 50 में कुछ गलतियां हो रही हैं। आप कमेंट में हमें जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। प्रकाश के निर्वात में चाल को सी माना गया, प्रकाश के माध्यम में चाल को भी माना गया, तो अपवर्तनांक का मान क्या होता है? जल्दी से बताइए कमेंट में आपका कौन सा आंसर सही लग रहा है, जल्दी से बताइए 50 का कौन सा आंसर हो सकता है? तो 50 का बी नंबर ऑप्शन जो होगा सी बटा भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। जरूर बताइएगा किसका किसका आंसर सही हुआ है 50 नंबर, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, ध्यान से समझिएगा, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर, मतलब एफ का मान जो है 20 सेंटीमीटर आपके सामने दे दिया है, ठीक ना। तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो देखिए सेंटीमीटर में दिया तो इसको सबसे पहले मीटर में बदल दीजिए, 20 को क्या कीजिएगा 100 से भाग कर लीजिएगा, ठीक ना, भाग कर दिए मतलब 1/5 है, इसको क्या में बदल दिए मीटर में आ गया, 1/5 क्या में आ गया मीटर, सेंटीमीटर में था तो मीटर में बदल दिए, मतलब जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलते तो 100 से डिवाइड करते, तो 100 से डिवाइड कर दिए। अब 1/5 मेरे पास आ गया, अब 1/5 अब फॉर्मूला क्या होता है, पी का लेंस की क्षमता सूत्र क्या होता है 1/f होता है, तो 1 हो गया, नीचे भी 1/5 हो गया, इसको पलटिए तो 5 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में कि 5 दिया है प्लस 5 आया है जी, 2 का 5 था, एक माइनस था एक प्लस प्लस था। तब देखिए कौन सा आंसर आपका बिल्कुल सही लग रहा है, तो प्लस 5D हो सकता है। बताइए आपको एक सर माइनस क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आपका लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है, और अवतल लेंस में क्या होता है बताइए जल्दी से, अवतल लेंस में प्लस 5D होता है आएगा, ठीक है ना, इसका आंसर अवतल लेंस है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन है। उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु को लेंस की फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक ना, मतलब कैसा बनता है इसके बारे में क्वेश्चन है। उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु को लेंस और फोकस के बीच प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मतलब एक उत्तल लेंस है और वस्तु के उसके सामने रखा गया है, तो फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में वस्तु रखा जाता है, तो प्रतिबिंब इसका कहाँ कैसे कब कैसे बनता है इसके बारे में बताना है आपको। तो इसका सही जवाब क्या होगा 52 का सही जवाब होगा डी नंबर होगा। आइए डी नंबर दिया है काल्पनिक और आवर्धित, ठीक है ना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है हमारे माइंड में चल रहा है और ये ऐसा ही टाइप का क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछेगा, इसलिए बॉर्डर पर लड़ने के लिए तैयार रहिए, हार मत मानिए, दिन रात मेहनत कीजिए, अभी भी आपके पास समय आपके रिजल्ट को बदलने के लिए, ठीक है ना, याद रखिएगा इस बात को, अभी भी समय है। अभी अपने दोस्त यार को भूल जाइए कुछ समय के लिए, कहिए भाई सॉरी अब नहीं आ सकते हैं,
ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है बताइए। जब कोई वस्तु अनंत पर रहता है तो उसका उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कहाँ बनता है। 53 का सही जवाब बताइए। फोकस बनता है कि फोकस और लेंस के बीच बनता है कि फोकस और अनंत के बीच बनता है कि फोकस की दुगुनी पर बनता है। जल्दी बताइए 53 का कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा। 53 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, फोकस पर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, बताइए 54 का कौन सा आंसर बिल्कुल सही लग रहा है आपको। 54 का बिल्कुल सही आंसर होगा बी नंबर, उल्टा और सीधा। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटे लेंस की क्षमता पतले लेंस की तुलना में कैसा होता है। जल्दी बताइए मोटे लेंस की क्षमता पतले लेंस की तुलना में कैसा होता है। ऑप्शन आपके सामने है। 55 का आंसर क्या होता है कमेंट में जरूर बताइए। 55 का सी होगा, कम होती है। ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं। अभी जस्ट क्वेश्चन इसका सोल्यूशन हम लोग बनाए हैं लोग। तो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं। तो ये ऑप्शन जो दिया गया है वो डी नंबर ऑप्शन जो बिल्कुल सही होगा, लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक ना। 57 नंबर क्वेश्चन हम आपके बीच लाए हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। 57 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए 58 नंबर क्वेश्चन है अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो अपना कॉमन सेंस का यूज पे क्वेश्चन है। 58 का बी नंबर हो जाएगा, अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है लेंस का प्रत्येक भाग कैसा होता है, मतलब लेंस का प्रत्येक छोटा भाग क्या कहलाता है। तो प्रिज्म की तरह रहता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 नंबर। एक लेंस की क्षमता +10D है तो उसकी फोकस दूरी क्या है। तो सारा मीटर में तो कुछ दिक्कतें नहीं है। तो आपको क्षमता दे दिया, पी का मान आपको दे दिया, ध्यान से देखिएगा पी का मान आपको दे दिया है 10D दे दिया है। तो पी बराबर क्या होता है 1/f होता है। तो 10 हो गया यहाँ पे, तीसरा तीर से गुना करेंगे तो करेंगे तो क्या हो जाएगा 10f हो जाएगा, बराबर में 1 हो जाएगा, गुना तो फिर कsim हो जाएगा, भाग में हो जाएगा तो 1/10 हो जाएगा। 10 में 1 से डिवाइड करें तो 0.1 आएगा। ठीक ना। देखिए तो 0.1 मीटर दिया है तो डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 60 का डी नंबर। आइए 61 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस और इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा, आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बड़ा क्लोज ऑप्शन दिया रहता है बाबू, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 61 हम लोग देखते हैं। मैं वीडियो को बहुत फास्ट लेके चल रहा हूँ ताकि स्लो करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आपको पढ़ने में भी तकलीफ होगा, समय भी वेस्ट होगा। आइए 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और इसका जवाब आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। बताइए इसमें कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा। 61 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, काल्पनिक और सीधा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन। लेंस का आधा भाग काले कागज से लपेट दिया जाता है तो लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब लेंस का आधा भाग को कागज से क्या कीजिए लपेट दीजिए तो लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन आपके नीचे है, देखिए प्रतिबिंब क्या लुप्त हो जाएगा, प्रतिबिंब की चमक कम हो जाएगी, प्रतिबिंब मापने में आधा हो जाएगा, या कोई असर नहीं पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है 62 का। तो 62 का सही जवाब आपका बी नंबर होगा। ठीक ना। प्रतिबिंब की चमक थोड़ी सी कम हो जाएगी। प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस या उत्तल लेंस, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर बिल्कुल सही लग रहा है। 63 का कौन सा आंसर बिल्कुल सही लग रहा है, जल्दी से आप कमेंट में बताइए। 63 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। 64 नंबर में 64 नंबर का सही जवाब अपना बताइए कौन सा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक ना। 64 नंबर का कौन सा आंसर बिल्कुल सही लग रहा है, तो इसका सही जवाब वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच है। आइए 65 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है कैसा होती है, बताइए जल्दी से। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, धनात्मक होती है। यहाँ से अभी 100 क्वेश्चन हमारे पास बाकी है। ठीक ना। हार नहीं मानना है, या जब तक कहा होता है ना, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक ना। मतलब जब तक पढ़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, दिमाग में बैठा लीजिए। ये निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, निम्न में कौन सी लेंस की क्षमता का मात्रक है। जूल तो होता नहीं है, बताइए। जूल तो होता नहीं है, वाट भी होता नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं, लेकिन एक है ऑप्शन में डायोप्टर दिया है। तो 66 का बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। आइए देखते हैं ऑप्शन। हवा में होती है, जल में होती है, शीशा में होती है और हीरा में होती है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। 4 ऑप्शन में 67 में कौन सा आंसर बिल्कुल सही रहेगा। तो आपके सामने ऑप्शन क्या है 67 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल
ए नंबर होगा हवा में होगा। और मान लेते कहीं ऑप्शन में हवा नहीं दिया रहे तो ये 3 ऑप्शन दिया है, तो इसमें बताइएगा कि जो क्वेश्चन बोला है कि किस माध्यम प्रकाश की चाल अधिकतम होगी, और हवा नहीं दिया रहे तो कमेंट में हमें जरूर बता दीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे, जल्दी बताइए। शब्दकोश मतलब डिक्शनरी के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, क्या आप करना पसंद करेंगे, जल्दी से बताइए इसमें कमेंट में हमें। तो 5 का आपका कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका आंसर 68 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, सी नंबर आंसर ही होगा, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं की जाती, तो साधारण सी बात है मिट्टी होगी। 69 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए 70 नंबर, एक एंगस्ट्रम का मान होता है, बताइए जल्दी से, 10 के पावर में -10 मीटर होता है, इसका मतलब पावर का हम यूज किए यहाँ पे, ठीक ना। एक उत्तल लेंस होता है, जल्दी से बताइए, एक उत्तल लेंस होता है, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। 71 का आंसर क्या हो सकता है, 71 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 71 का सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक ना। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 72 क्या कर रहा है, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए, मतलब कोई वस्तु है किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मतलब किसी वस्तु का रियल इमेज प्राप्त करने के लिए हम वस्तु को उत्तल लेंस के कहाँ रखेंगे। तो बताइए, फोकस पर रखिएगा कि दूरी फोकस दूरी पर रखिएगा कि अनंत पर रखिएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए कमेंट में क्या होगा। 72 का जल्दी से जवाब दीजिए, 72 का बी नंबर ऑप्शन आपके सामने है, दूरी फोकस दूरी पर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच 73 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु रहती है, कहाँ रहती है। 73 का कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा, बताइए जल्दी से। तो 73 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, फोकस और लेंस के बीच में, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 74 का रहा, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कौन बना सकता है। कांच की पट्टिका, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताइए। 74 का कौन सा आंसर बिल्कुल आपको सही लग रहा है, तो सही जवाब इसका उत्तल लेंस होगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 75 नंबर क्वेश्चन, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर जाकर मिलती है उसे क्या कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं, प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं, या सी नंबर में मुख्य फोकस कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताइए। 75 का कौन सा आंसर बिल्कुल आपको सही लग रहा है, तो इसका सही जवाब होगा 75 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, प्रतिबिंब बिंदु होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का किसी लेंस का अभिदृश्यक होता है, फोटोग्राफी कैमरा का किसी लेंस का अभिदृश्यक होता है, किसमें होता है, अवतल दर्पण में होता है कि अवतल लेंस में होता है कि उत्तल लेंस में होता है कि उत्तल दर्पण में होता है। कौन सा ऑप्शन आपको 76 का लग रहा है कि सही होगा, करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है, तो सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। क्यों तरसते हो बंदे, मत तरसिए, एक दिन आपका भी रिजल्ट बनेगा, आप भी दुनिया में नाम कमाइएगा, आपका भी इतिहास बनेगा और आपके नाम पर लोग तालियां बजाया करेंगे। हमारा आज तक का सोच ये था कि हम लोग दूसरे के नाम पर ताली बजाते हैं, तो ताली एक दिन आपके नाम पर ही बजेगा। अभी समय है मेहनत करने के लिए, मेहनत कीजिए, किसी अगल बगल दोस्तों से कोई मतलब नहीं मत रखिए, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई, पढ़ाई के सिवाय कोई लापरवाही नहीं, सिर्फ पढ़ाई आपको करना है, कोई लापरवाही नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है। 77 नंबर क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि दर्पण तथा लेंस संभवतः है, मतलब उसमें दर्पण होगा कि लेंस होगा या दोनों होगा, क्या होगा, इसको आपको करेक्ट आंसर बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है 77 नंबर का क्वेश्चन का। तो 77 का आंसर होगा सी नंबर, 77 का सी नंबर होगा, दोनों अवतल ही होगा। इसे लाइक और शेयर भी करते रहिए, अपने हाथ को चलाते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। 78 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की चाल न्यूनतम होता है, कहाँ होता है, बताइए, निर्वात में, वायु में, जल में, या कांच में। 78 का कौन सा आंसर बिल्कुल आपको सही लग रहा है, तो डी नंबर आंसर बिल्कुल सही है, कांच में, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, 79, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, क्या होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, क्या होती है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, ठीक ना। क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, तो 79 का आंसर क्या हो सकता है, जल्दी बताइए। तो 79 का आंसर ए नंबर होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, कम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, बिल्कुल सही जवाब है,
तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या होता है? तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या होता है? परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए, यहीं दिया हुआ ऑप्शन में। क्या ऑप्शन आपका बिल्कुल सही लग रहा है? 81 का कौन सा आंसर आपका बिल्कुल सही लग रहा है? 81 का बी नंबर, अपवर्तन, ठीक ना। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही क्या लगता है, तालाब का जो जल होता है वो गहरा जो दिखाई देता है वो कम दिखाई देता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ये सही मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर तो होता नहीं, मीटर होता नहीं है, मिलीमीटर, मात्रक विभिन्न होता है। सबसे शानदार को इसका जवाब है मात्रक विभिन्न, सी नंबर ऑप्शन। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? पूछा हुआ प्रश्न है। 83 नंबर का आंसर जल्दी से बताइए, कौन सा आंसर हो सकता है? 83 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2 होते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं बताइए? कितना खिलौना वाला क्वेश्चन आपके बीच में होता है, बच्चा बताएगा इसका आंसर। 84 का बी, ठीक ना, 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, मतलब आवर्धन को m से सूचित करते हैं, ठीक ना। तो आवर्धन बराबर सूत्र क्या होता है अवतल लेंस में? तो v बटा u होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। v से होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, u से होता है वस्तु की ऊंचाई, ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है sin i बटा sin r होता है। जिसको स्नेल का नियम याद होगा उसको अपने आप बता देगा, ठीक है ना। sin i बटा sin r होता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 87, सबसे अधिक अपवर्तनांक किस में होता है? सबसे अधिक अपवर्तनांक किस में होता है जल्दी से बताइए? जल में होता है, हीरे में होता है, बर्फ में होता है, किस में होता है? जल्दी से बताइए, तेजी में बताइए। सबसे अधिक अपवर्तनांक किस में होता है? 87 के में, तो 87 का बी नंबर होता है, हीरे में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है, याद रखिएगा। जरा कमेंट में बताइए कि 2.42 किसका होता है, 1.31 किसका होता है और 1.36 किसका अपवर्तनांक होता है, ठीक ना। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 89 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है। फिर से क्वेश्चन, जब प्रकाश की किरण जो है हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। कहाँ मुड़ती है? अभिलंब से दूर भागती है, कि अभिलंब के पास आती है, कि अभिलंब के समानांतर आती है, कि इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लग रहा है? तो अभिलंब के पास आती है, बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, ठीक ना। आप अभी तक 90 क्वेश्चन को क्रॉस पढ़ चुके हैं। अब 91 नंबर क्वेश्चन, 90 को पार करके आगे बढ़ रहे हैं। लेंस सूत्र होता है, देखिए अभी जस्ट हमने बताया था दर्पण सूत्र, तो उसमें प्लस बताए थे, इसमें सिर्फ माइनस का फर्क है। सिर्फ माइनस लगा दीजिएगा तो लेंस सूत्र, प्लस लगा दीजिएगा तो दर्पण सूत्र हो जाएगा, ठीक है ना। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए 92 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से बायोलॉजी अब शुरू होती है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, बताइए। रक्त में मतलब ब्लड में आयरन की अगर कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया है, बताइए जल्दी से कौन सा आंसर होगा? जल्दी जल्दी फटाफट बताइए और फटाफट शेयर भी करते रहिए, जल्दी से बताइए। सी नंबर ऑप्शन हमको लग रहा है बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। 92 का आंसर बताइए जल्दी से, 92 का आंसर क्या होगा? तो सी नंबर बिल्कुल सही है, एनीमिया होता है, ठीक ना। मनुष्य में ब्रिक संबंधी होता है, ब्रिक संबंधी होता है, बताइए। उत्सर्जन के लिए होता है, परिवहन के लिए, पोषण के लिए या शोषण के लिए? 93 का बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? 93 का आंसर क्या हो सकता है जल्दी से बताइए? ए नंबर, उत्सर्जन से संबंधित है ब्रिक, ठीक है ना। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, इसका सही जवाब बताइए। 94 का सही जवाब बताइए कि क्या होता है? 94 का सही जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन होगा। इनमें से सभी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, सूर्य का प्रकाश भी होता है, क्लोरोफिल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 का, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो है बाहर निकलता है, इसमें क्या ऑप्शन होता है? क्या चारों ऑप्शन बिल्कुल सही होगा या कोई एक होगा? कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है बताइए? 95 का आंसर क्या होगा? तो 95 का बी नंबर ऑप्शन जो होगा जल से होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है जल्दी से बताइए कमेंट में। 96 का तो ए नंबर, क्लोरोफिल में। आइए 97 नंबर, विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? जल्दी से बताइए। इसका सही जवाब 72 बार। जरा उन लोगों से पूछिएगा जिनका धड़कन अभी के समय में, जो शुरू समय में नहीं पढ़ाई किए थे, अभी के समय में जब नहीं पढ़ाई कर रहे हैं और मन में उनका ख्याल चल रहा है कि कैसे पढ़े, क्या करें, दिल की धड़कन बढ़ा है कि घटा है, उनका धड़कन कितना बार 1 मिनट में धड़क रहा है। या उन लोगों से जो दिन रात फ़ोन पर लगे रहते हैं, हाय हेलो करते रहते हैं या गीत गाते रहते हैं, धक्के धक्के जो वाला गाना है, गाना सब गाते हैं,
या किसी को देख कर दिल उनका धड़कने लगता है, ये सारा चीज़ को सोचिएगा, पूछिएगा कि उनका दिल कैसे भी धड़क रहा है। ये सारा चीज़ अगर शुरू में दिल को उतना नहीं धड़काए रहते हैं तो शायद आज उनका अच्छा ढंग से पढ़ाई हुआ रहता है। ये समझाने वाला ही चीज़ है। हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे गलत रास्ते पर नहीं जाएं, लेकिन फिर भी बच्चे मानते नहीं हैं, अपने माता पिता और गुरु का बात मानते नहीं हैं, जिसके कारण आज खुद तो कष्ट सहते ही हैं, संग संग माता पिता को भी परेशान करते हैं और गुरु को भी परेशान करते हैं। तो आजकल के बच्चे थोड़ा सा मोबाइल की दुनिया में ज़रा प्रवेश कर गए हैं। मोबाइल तो अच्छा भी है और मोबाइल ख़राब भी है, एक तरह से देखा जाए तो। उसका उपयोग आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको गलत तरीक़ा से कर रहे हैं या सही तरीक़ा से कर रहे हैं। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पौधों में जाइलम द्वारा पौधों का स्थानांतरण होता है। 98 का आंसर क्या हो सकता है? 98 का आंसर जो है बिल्कुल आपके सामने है। जाइलम बोले हैं तो जड़ से जाइलम, जड़ से, ठीक ना। जड़ कहाँ रहता है? नीचे रहता है। तो नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। मतलब ऊपर की ओर, मतलब ऊपर की ओर मतलब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, मतलब बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 98 नंबर, 98 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जन अंग है, बताइए जल्दी से। 99 का सही जवाब बताइए। आप अब शतक मारने वाले हैं, ऐसा न हो कि आप बोल्ड हो जाए। बोल्ड होने की आवश्यकता नहीं है, बॉर्डर पर लड़ना है। अभी हमारे पास 165 क्वेश्चन है और एक से एक क्वेश्चन आपके सामने मिलने वाला है, इसलिए पीछे नहीं हटना है। 99 का सही जवाब बताइए। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जन अंग कौन सा हो सकता है? 99 का सही जवाब बताइए। 99 का सही जवाब आपके सामने है, ए नंबर ऑप्शन ब्रेक होगा। चलिए नेक्स्ट 100 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन आसान है। अरे ये तो क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा पूछ दिया। मुझे नहीं लगता है कि आप शतक नहीं मार पाइएगा। आराम से बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दीजिएगा। देखते हैं कितने बच्चों को आ पाता है कि नहीं। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? बिल्कुल सही जवाब, कुटपाद, शानदार। और इसी के साथ बधाई हो, आपने शतक पूरा कर लिया और कम से कम 100 क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ गया। क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? कमेंट में मुझे बताइए। और इसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार इस वीडियो को देखिएगा, ताकि देखते देखते आपको दिमाग में बैठ जाएगा। जब भी रात में सो रहे हैं, एक झलक देखने में क्या रखा है, 1 घंटा कोई मोबाइल में किसी का स्टेटस देखते हैं, फेसबुक स्टोरी देखते हैं, अपलोड करते हैं, कम से कम यही तो चीज़ देख लीजिएगा तो कम से कम आपका भी तो भाग्य तो चमकेगा ही, साथ साथ आपके माता पिता का भी नाम रोशन होगा। आइए 101 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि कुटपाद किस में पाया जाता है? कुटपाद किस में पाया जाता है? 101 में से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? तो 101 का बी नंबर ऑप्शन होगा, अमीबा। प्रकाश संश्लेषण होता है, बताइए। तो बच्चा वाला सवाल है, ये कौन नहीं बताएगा? प्रकाश संश्लेषण क्या रात में होता है? बताइए तो। दिन रात दोनों होता है? ये तो बिल्कुल बात गलत है। तो इसका बात बिल्कुल कौन सा सही हो सकता है? जल्दी बताइए। तो इसका सही जवाब होगा 102 का, बताइए 102 का बताइए जल्दी। इसका जवाब क्या हो सकता है? ए नंबर होगा। तो मैं सारा हिंट्स दे दिया तो आपको जल्दी से कमेंट में दे देना चाहिए था। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, बताइए। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है, हरा होता है, लाल होता है, पीला होता है। जल्दी से बताइए 103 का सही जवाब क्या हो सकता है? 103 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही चल रहा है, हरा होता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? 104 में कौन सा आंसर आपको बिल्कुल सही लग रहा है? 104 में बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है क्या? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी है, मृत्युही है कि संभोजी है कि क्या है? जल्दी बताइए 104 का कौन सा आंसर आपको बिल्कुल सही लग रहा है? तो 104 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन है, बताइए। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मत पढ़ लीजिएगा, ऑक्सीजन लिखा हुआ है। वसा, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, हार्मोन, बताइए जल्दी से। ऑक्सीजन क्या होता है? हार्मोन होता है। जल्दी से बताइए कमेंट में। 105 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक ना, हार्मोन ही होता है। 106 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हम ऑप्शन नंबर पहले में भी दे दिया, तो आगे हमको दिखाने से कोई फायदा ही नहीं है। प्लाज्मोडियम होता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 106 का आपका ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। फिर भी आप ऑप्शन और भी देख लीजिए, कहीं आपको कंफ्यूज हो जाए। इसका ऑप्शन आपके नीचे दिया गया है, 106 का ही है। आइए क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। 107 नंबर क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन स्थल निम्नलिखित में कौन सा है? तो बताइए। छोटी आंत है, बड़ी आंत है, अमाशय या यकृत है? कौन सा आंसर इसका हो सकता है? 107 का, 107 का ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर
108 देखते हैं, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, रंध्र के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक ना। फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? 109 का बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। फ्लोएम जो है किसके लिए उत्तरदायी होता है? भोजन का परिवहन करने के लिए होता है, या जल का परिवहन करने के लिए होता है, या अम्ल का परिवहन करता है, या ऑक्सीजन का परिवहन करता है? जल्दी से कमेंट में बताइए 109 का सही जवाब क्या हो सकता है। 109 का सही जवाब होगा ए नंबर होगा, ठीक ना, भोजन का परिवहन 109। अगर इसी से क्वेश्चन पूछा है जाइलम, दे ही दिया क्वेश्चन, जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो उसका उल्टा कर दीजिए। जब खाना खाते हैं तो क्या कीजिएगा? पानी नहीं पीजिएगा। ज से जाइलम, ज से जल, ज से जड़, तब ज से जल हो रहा है तो जल से जल का परिवहन कर दीजिए। सिंपल सी है, ट्रिक है आपके पास। 110 का सी नंबर हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? बताइए जल्दी से कमेंट में। 111 का बोलो बोलो जल्दी बोलो, हैं क्यों रुके हैं? 111 का डी नंबर ऑप्शन होगा, इनमें से सभी होगा, ठीक है ना। पेड़ पौधे की पत्तियां हरा किसके कारण होता है? ये तो बच्चा बच्चा जानता है। पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण होता है? लिखो लिखो जल्दी लिखो, कहाँ सोए हुए हैं? जगे रहिए, बॉर्डर पर भी लड़ना है। आज की रात एक इतिहास बनने जा रही है आपके लिए, ठीक ना। आज जगिएगा तो रिजल्ट पाइएगा, जग के पढ़िए। आपको देखना है कि आज से कितना रातें आपको जागना है। जगते रहिए, पढ़ते रहिए, और अपने माता पिता का सपनों को पूरा करने के बारे में सोचते रहिए कि हाँ कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे, ठीक ना। तो 112 का सही जवाब मुझे बता दीजिए, इसका आंसर क्या हो सकता है? तो 112 का ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, क्लोरोफिल। क्यों तरसते हो बंदे, एक दिन जरूर बदलोगे अपना नसीब। मछलियाँ किस अंग से श्वसन करती हैं? मछलियाँ किस अंग से श्वसन करती हैं? इसका सही जवाब होगा गिल्स, 113 का डी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 114, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक होता है स्वपोषी पोषण के लिए? क्लोरोफिल भी आवश्यक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक होता है, सूर्य का प्रकाश भी होता है, अर्थात इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक ना। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 का बी नंबर, ब्रिक के क्रियात्मक इकाई निम्न में से कौन है? ब्रिक जो है क्रियात्मक इकाई निम्न में से कौन सा है? तो 115 का आंसर कौन सा हो सकता है? तो नेफ्रॉन होता है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये नेफ्रॉन को छोड़िएगा नहीं, नेफ्रॉन बड़ा देखने में छोटा दिखाई दे रहा है, 3 शब्द का है, लेकिन बड़ा खतरनाक है। बड़ा क्वेश्चन ये पूछता है 5 नंबर का मैट्रिक बोर्ड में। तो याद रखिएगा, नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन करने के लिए पूछ देता है, न्यूरॉन का सचित्र वर्णन करने के लिए पूछ देता है। दिमाग में रखिएगा इस सारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 116, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? बताइए। खुला परिसंचरण तंत्र होता है, तो सब कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानेगा कि कॉकरोच में होता है। ध्यान रखिएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 116 का डी नंबर। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा उपापचय का नियंत्रण करता है? इंसुलिन करता है कि थायरॉक्सिन करता है, टेस्टोस्टेरोन करता है, एस्ट्रोजन करता है? इसका सही जवाब बताइए। 117 का बी नंबर ऑप्शन हमको लग रहा है कि सही होगा, थायरॉक्सिन, और बिल्कुल है ही। आइए क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं, हरे पौधे में पोषण की विधि होती है। बताइए, आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, कौन सा होगा? जल्दी से बताइए। 118 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है? ये 3 ऑप्शन आपको सही लग रहा है? नहीं लग रहा है तो मैं गुप्त रखा हूँ एक ऑप्शन, बताइए। बिल्कुल सही जवाब है, स्वपोषी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच में 119 का, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? इसमें बोला है नहीं है, अगर है रहता तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, जल भी होता है, आप बताइए इसमें कौन सा होता है? 119 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल आपको सही लग रहा है? तो 119 का डी नंबर होता है, ठीक ना। 120 में आइए, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सी होती है? वेना केव होती है, वेरी गुड। चलिए, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है ना। 121 नंबर क्वेश्चन, पौधों में रसारोहण होता है, किस में होता है? जल्दी बताइए, पौधों में रसारोहण किस में होता है? 121 में बताइए। 3 ऑप्शन में क्या है, क्या कि डी ऑप्शन दिखाएं? चलिए, इसी में ऑप्शन में दिया हुआ है, मैं आपको हिंट्स भी दे दिया, इसी 3 ऑप्शन में है कोई ना कोई आंसर। बताइए जल्दी से कमेंट में कौन सा आंसर हो सकता है? तो 121 का सही जवाब आपके सामने है, सी नंबर होगा, फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी का स्राव किया जाता है सभी का स्राव किया जाता है। बताइए, आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, कम से कम आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा ना, आप तरक्की कीजिए तो हमें बहुत खुशी होगी। आप कम से कम मेहनत कीजिए, आज से मेहनत करना शुरू कर दीजिए। जो बीत गया उसको भूल जाइए, आज से क्या करना इसके बारे में सोचिए। कोई दोस्ती यारी नहीं, सिर्फ पढ़ाई, कोई फ़ोन पर बातचीत नहीं, सिर्फ पढ़ाई, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइए जल्दी से, सैविक का स्राव किया जाता है।
122 का आंसर क्या हो सकता है? बी नंबर है, छोटी आंत के द्वारा, ठीक ना। आइए 123 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कार्बन में स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है, कौन सा आंसर हो सकता है? इसका सही जवाब होगा सी नंबर, सूर्य का प्रकाश, ठीक ना। आइए 124 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का एक उपादक है, कौन सा होगा? जल्दी बताइए 124 का कौन सा आंसर आपको लग रहा है सही है? तो ग्लूकोज होता है, सी नंबर सही। आइए 125 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं, ये आपके सामने जो ऑप्शन है, क्या आपको ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन लग रहा है कि सही लग रहा है? तो बताइए जल्दी से। 125 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, 4 व्यस्म होते हैं, ठीक ना। मानव रक्त में 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है, बताइए 126 नंबर का आंसर। पर कितना शानदार क्वेश्चन दिया है, डी नंबर होगा 20 mg मतलब मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? बताइए, कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, हलवा टाइप क्वेश्चन दे दिया गया है। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिया गया, बताइए तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि बिल्कुल सही है? जल्दी से बताइए कमेंट में। 127 का डी नंबर होता है उद्दीपन। आइए 128 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? बताइए तो थोड़ा सा, सब कोई जानता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक ना। 128 के सी नंबर है। 129 नंबर देखिए, वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है, बी नंबर देखिए लाइपेज, बी नंबर देखिए तो क्या होता है? लाइपेज होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? 136 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है? तो सी नंबर, भौतिक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, 4 ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से बताइए 131 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल आपको सही लग रहा है? और इसको शेयर करते रहिए, हाथ को रोकिए मत, ने लाइक का बटन दबाते रहिए, ठीक ना। 131 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है? तो सी नंबर ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है, भोजन, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। लार में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो 132 का सही जवाब आपका क्या हो सकता है? 132 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है हमको, टॉलिन होगा, ठीक ना। चूंकि इस तरह का क्वेश्चन हम लोग को परीक्षा में पूछता है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, बताइए किस में होता है? भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण किस में होता है? जल्दी से बताइए। इलियम में होता है, ठीक ना। 133 का सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक ना। 134 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डी नंबर ऑप्शन, ठीक ना। 134 का, सॉरी कहीं गलती से हमने डी नहीं सही है। आइए 134 हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, क्या होता है? प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, वसा होता है, या कार्बोहाइड्रेट होता है? 134 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल आपको सही लग रहा है? तो डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, कार्बोहाइड्रेट होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 135, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत होता है, बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है, ठीक ना। क्यों चुप बैठे हो, आपका भी इतिहास बदलेगा, पढ़ तो लो अभी, समय में एक समय आएगा जो आपका इतिहास बदलेगा। मत सोचो आने वाले कल में क्या होगा, मत सोचो आने वाले कल में क्या होगा, आज तो मेहनत कर लो, कल आपका इतिहास बनेगा। कोशिश, कहा जाता है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। मायूस न हो, इरादा ना बदल, कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, ठीक ना। इसलिए कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, तो कोशिश तो करो कम से कम। भगवान के सामने सर पटकने से कुछ होने वाला नहीं है, भगवान भी इस बात को कहेंगे, बेटा जाकर पहले मेहनत कर, तब जाके मैं तुमको ऊपर से आशीर्वाद दूंगा, तथास्तु कहूंगा, तब पहले तुम मेहनत तो कर, बिना मेहनत के कैसे हो पाएगा? भगवान भी चाहते हैं कि आपकी किस्मत का लकीर बदले, ठीक ना, आपके घर की स्थिति बदले, बस आपके हाथों में है कि आप अपने किस्मत की लकीरों को बदलना चाहते हैं या नहीं बदलना चाहते हैं। आइए 135 के जो क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, कौन सा हो सकता है? तो 135 का सही जवाब आपका क्या होगा? तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही है, जल होगा। 135 के बी नंबर ऑप्शन। देखिए यहाँ पे छूट गया, सांस लेना होगा, यहाँ पे सांस लिख लीजिएगा, सांस, ठीक ना, सांस लेने, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ सांस, ठीक ना, ऐसे, ठीक ना, सांस, ठीक है, सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है,
ठीक ना। तो 136 का कौन सा ऑप्शन आपको लगा है? तो सी नंबर श्वास होता है, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 137 है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, पूछा हुआ प्रश्न है बाबू, ये छोड़िएगा नहीं क्वेश्चन। 137 का कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लग रहा है, जल्दी बताइए। तो 137 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, जल्दी बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, यहाँ पे देखिए, यकृत है, अग्नाशय है, छोटी आंत है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 137 का कौन सा ऑप्शन होगा? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन प्रकाश संश्लेषण का अंग है? तो 138 का कौन सा आंसर बिल्कुल आपको सही लग रहा है, बताइए जल्दी से कमेंट में। ए नंबर पत्ती। आइए 139 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो सी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, श्वसन। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो इसका ऑप्शन आपके सामने दिया, ए नंबर दे दिया, बी नंबर है या सी नंबर है, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो कोशिका झिल्ली जो होता है और पारगम्य झिल्ली होती है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं, ठीक ना। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, किसमें होती है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, जल्दी से बताइए 141 के कौन सा आंसर होगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं, तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक ना। तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है? तो आपके सामने ऑप्शन जो दिया है वो सी नंबर में होगा, ठीक ना, इंडोडर्म के द्वारा होता है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 143, एक स्वस्थ मनुष्य में, ठीक ना, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है, बताइए, दाब मतलब प्रेशर, ठीक है ना। तो बताइए क्या होता है मनुष्य के में, जो हम लोग दाब जो जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, तो सबसे पहले आपका बीपी टेस्ट करता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य में कितना होना चाहिए, जल्दी से बताइए कमेंट में। तो 120/80 होता है। अच्छा, जिस मशीन के द्वारा आपको जांच करता है उससे क्या कहते हैं, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है, मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। 143 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं, श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में किसका निर्माण होता है? श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में किसका निर्माण होता है? तो 144 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल आपको सही लग रहा है, जल्दी से कमेंट बताइए और हमें जरूर बताइए कि आप अभी तक कितना सही बना चुके हैं, ठीक ना। आज देखना है कि आप कितना पढ़े हैं, पिछले साल में आप कितना मेहनत किए हैं, कितनी रातें जगे हैं, तब आज जाकर आप इतना बना रहे हैं। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन में आप टाइम पास तो किया ही है और अपने माता पिता को भी धोखा दिया है, इस बात को दिमाग में रखिएगा अगर नहीं बना पाइएगा तो। 144 का सही जवाब क्या होगा? तो बी नंबर ऑप्शन होगा, ऊर्जा। चलिए 145 देखते हैं, 145 का क्या ऑप्शन क्या हो सकता है? पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है, जल्दी से बताइए। तो पौधों में वाष्प उत्सर्जन जो होता है वो डी में होता है, पत्ता में होता है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 नंबर, रुधिर में कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर में कौन सा, इस सब कोई जानता है कि रुधिर में जो रक्त स्राव होता है, खून जो होता है बहने लगता है, तो उसको कौन रोकने में मदद करता है, जल्दी से बताइए। तो प्लेटलेट्स होता है, ठीक ना। इसका सही जवाब होगा प्लेटलेट्स, 146 का ए नंबर होता है, ठीक ना। थोड़ा सा और भी बताइएगा प्लेटलेट्स के बारे में, कमेंट में लिखकर मुझे बताइए कि प्लेटलेट्स का और भी क्या क्या काम होता है, ठीक ना। प्लेटलेट्स अगर कम हो जाए तो क्या होगा, ये सारी चीज़ को हमको थोड़ा सा कमेंट में लिख कर बताइएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 147 है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। देखिए ऑक्सीजन का योग मतलब ऑक्सीजन का वृद्धि, तो ऑक्सीजन का अगर वृद्धि होता है तो कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, जल्दी से बताइए। 147 का आंसर क्या हो सकता है? तो उपचयन अभिक्रिया होती है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है मतलब कमी होता है, तो इसी का उल्टा कर लीजिए, अपचयन अभिक्रिया होता है। 148 का ए नंबर हो जाएगा, ठीक ना। आइए पूछा हुआ प्रश्न है 149, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? साग सब्जियों का विघटित होकर जो कंपोस्ट बनता है वह किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? 149 का कौन सा ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लग रहा है? और आप फिर से
शतक के बाद फिर एक और शतक लगाने के लिए आप जा रहे हैं। देखिए कि आपका सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। तो इसका सही जवाब आपके पास है 149 का ए नंबर होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचयन वह क्रिया है जिसमें, अभी जस्ट बताएं, उपचयन वह क्रिया है 150 का। बहुत शानदार क्वेश्चन, और मुझे लग रहा है कि आप दर्शकों का अभिवादन जरूर कीजिएगा, अपने माता पिता का नाम जरूर रोशन कीजिएगा। आपके अंदर वो टैलेंटेड है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 150 का सही जवाब आपका कौन सा होगा? तो ऑक्सीजन का योग होगा, मतलब ऑक्सीजन का वृद्धि होगा। 151 नंबर क्वेश्चन, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? बताइए जल्दी से, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन क्रिया करके, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके, अपघटन की क्रिया करके, या इनमें से कोई नहीं? कौन सा आंसर आपको बिल्कुल सही लग रहा है? तो 151 का बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ठीक ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके। मैं वीडियो को बड़ा फास्ट लेकर चला हूँ ताकि आपको कम समय में ज़्यादा जानकारी हो सके, ये नहीं। और मैं इसको पूरा विस्तार से पढ़ाता तो शायद आपका बहुत छूट जाता प्रश्न, इसलिए मैंने कहा था वीडियो को अभी अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको एक से एक क्वेश्चन मिलेगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके लिए बीच में अच्छा क्वेश्चन आ गया है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? जल्दी से बताइए कमेंट में, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? आपके सामने ऑप्शन दिया गया, लाल, पीला, श्वेत, हरा, जो आपको मारना है टिक मारिए। कौन सा आंसर आपका सही लग रहा है जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर होगा। ठीक ना, पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है। इसका बी नंबर ऑप्शन होगा, दिष्ट धारा होगा। सारा आपके सामने क्वेश्चन जो है दे दिया गया है, और आपको बस सिर्फ पढ़ना है और कोई काम नहीं करना है। आज के समय में 30-35 दिन के लिए त्याग कर दीजिए। हाय हेलो जो करते हैं, ठीक ना, आँख से आँख इधर उधर मिलाते हैं, सारा बंद कर दीजिए। कमेंट करना बंद कर दीजिए, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ठीक ना। 154 का कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही लग रहा है जल्दी से बताइए। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आममीटर कहा जाता है कि वोल्ट मीटर कहा जाता है कि पास्कल, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा आंसर जल्दी से बताइए 154 का। तो इसका सही जवाब होगा 154 का वोल्ट मीटर होता है। अच्छा जरा ये बताइएगा, आमीटर के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? तो आमीटर के बारे में अगर जानते हैं तो कमेंट में हमें तो बता दीजिएगा। 155, ये सवाल बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 1 जूल का मान कितना होता है? जल्दी से बताइए कमेंट में, 1 जूल का मान कितना होता है? तो 0.24 कैलोरी होता है। ठीक ना। देखिए कितना क्लोज क्लोज दे रहा है, 1.24 दे रहा है, 2.24 दे रहा है, इतना क्लोज ऑप्शन देता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि हम क्या दें और क्या नहीं दें। 156 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या होता है? जूल होता है। बच्चा इस क्वेश्चन को जानता है, नीचे क्लास से पढ़ते आया हुआ है तो। और आप कैसे छोड़ दीजिएगा इस सारे क्वेश्चन को? हम भी तो एक भूखे शेर की तरह हैं लो ना, शेर और शेरनी की तरह हैं लो, ताकि हम लोग क्वेश्चन को देखते ही उस पर झपट्टा मार देंगे कि हाँ ये क्वेश्चन हम बना सकते हैं, ये क्वेश्चन का जवाब हम दे सकते हैं। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। क्या होता है जल्दी से बताइए? जूल होता है, न्यूटन होता है, वाट होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होता है वाट होता है। सी नंबर ऑप्शन जो बिल्कुल सही है। आइए 158 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक की खोज किसने की है? बताइए। क्लास टाइम में बताया गया था आपको विद्युत चुंबक की खोज किसने की है? विद्युत चुंबक के बारे में किसके बारे में आप पढ़े हैं विद्युत चैप्टर में? बताइए तो किस वैज्ञानिक के बारे में आप जरा पढ़े हुए हैं? तो अगर जो ईमानदारी पूर्वक पढ़ा होगा तो डायरेक्ट इसके जवाब दे देगा। क्या न्यूटन साहब के बारे में पढ़े हैं क्या? गैलीलियो के बारे में पढ़े हैं क्या? ऑस्टर साहब के बारे में पढ़े? हाँ बिल्कुल सही बात है कि हम लोग ऑस्टर साहब के बारे में पढ़े हुए हैं। तो यही इनका सही जवाब होगा इस प्रश्न का, सी नंबर ऑप्शन। घरेलू विद्युत, देखिए विरोध लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ठीक ना, विद्युत परिपथ में, ठीक है ना, विद्युत परिपथ में, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार होता है। कौन सा तार होता है? काला होता है, लाल होता है, हरा होता है, इनमें से कोई नहीं होता है? कौन सा ऑप्शन बिल्कुल आपको सही लग रहा है 159 में? तो इसका सही जवाब होगा काला होता है। ठीक ना, काला तार होता है, उदासीन होता है। आइए 160 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुँच चुके हैं। आज हम लोग रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ना है, 164 पर उनका बेस्ट स्कोर है, और हम लोग पार कर जाना है 164 को, और देखना है कि 164 को जब हम पार करेंगे 165 नंबर क्वेश्चन पर जब पहुंचेंगे तो हम इसमें तुलना करेंगे कि मेरा कितना आंसर सही हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 160 कह रहा है किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कौन होता है? बताइए, जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें कौन सा कौन गतिशील होता है? बताइए जल्दी से कमेंट में। इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, कौन सा होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है। बिल्कुल सही जवाब है, 160 का ये नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जल्दी से बताइए, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो संतरा में आपके सामने ऑप्शन दिया है, साइट्रिक, एसिटिक, एस्कॉर्बिक हो अम्ल दिया है, ये इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो इसका सही जवाब होगा साइट्रिक अम्ल। मैं आपको बता देना चाहूँगा, इस तरह का अम्ल के बारे में अगर आपसे पूछ देता है तो आप इसको रिवीजन कर जाइएगा। चींटी का डंक पूछ देता है, सेव का चींटी का डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फिर उसके बाद आपसे सेव के बारे में पूछ देता है, ये सब याद कर ले रहिएगा। इसके अलावा पीएच वैल्यू के बारे में दे देता है क्वेश्चन की, बताइए कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, रक्त में का पीएच मान कितना होता है। इस सब चीज़ को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, इस सब क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, ठीक ना, दिमाग में बैठा लीजिएगा। जब तक पढ़ेंगे नहीं, ठीक ना, जब तक छोड़ेंगे नहीं, इस बात को दिमाग में बैठाइए। पढ़ने का मतलब समझ रहे ना, मतलब पढ़ाई के अलावा हमको छोड़ना नहीं है कुछ भी काम, सारा काम को छोड़ दीजिए और सिर्फ पढ़ाई करते रहिए, ठीक ना, सिर्फ पढ़ाई, कोई काम नहीं करना है हमें, सिर्फ पढ़ाई करना है, पढ़ाई के सिवाय कुछ नहीं। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए कमेंट में, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, क्या हो सकता है इसका आंसर? बेकिंग सोडा हो सकता है। अब जरा हमें कमेंट में बताइएगा कि वॉशिंग सोडा को किस नाम से जाना जाता है, ब्लीचिंग पाउडर को किस नाम से जाना जाता है, ठीक ना। इसके बारे में जरूर बताइएगा और इसका रासायनिक सूत्र हमें लिख कर भेजिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ता का मुख्य अयस्क बताइए। जस्ता का मुख्य अयस्क क्या हो सकता है? जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो जस्ता का मुख्य अयस्क होता है जिंक ब्लेंड होता है। 163 नंबर क्वेश्चन हम लोग पार कर चुके हैं, ठीक ना। अब हम लोग आ रहे हैं रोहित शर्मा के का जो बेस्ट स्कोर है उसके बराबर आ रहे हैं लोग। बताइए, इतने सारे क्वेश्चन अगर 1 घंटा में बच्चे अगर सही से मन लगा के पढ़ लें तो कम से कम उनके दिमाग में 165 क्वेश्चन तो प्रवेश किया कि नहीं किया। जब भी जाइए, जब भी सोइए, इधर उधर स्टोरी देखने से, फेसबुक देखने से, इंस्टाग्राम चलाने से, सोशल मीडिया में रहने से कोई फायदा नहीं है बाबू। सबसे आसान तरीका है कि अभी किसी आराम से चैनल को खोलिए और आराम से पढ़ते रहिए, कम से कम आपके दिमाग में तो कुछ तो बात जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 164, आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया? जल्दी से बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया? बताइए तो जल्दी से। तो 18वें समूह में रखा गया। मैं फिर से एक और क्वेश्चन इसी पे बना रहा हूँ और कमेंट में बताइएगा कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया था? जरूर बताइए, रखा गया था कि नहीं रखा गया था, सारा चीज़ को बताइए हमको कमेंट में। 165 नंबर क्वेश्चन और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है 165 नंबर कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितनी 36 पंक्तियां होती हैं? जल्दी से कमेंट में आप बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने 36 पंक्तियां होती है? तो सिर्फ 36 पंक्तियां होती है, याद रखिएगा। ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो जरा ये बताइएगा कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल कितनी 36 पंक्तियां होती है, कमेंट में बताइए। कितने उदर्ग स्तंभ होते हैं ये कमेंट में बताइए। और एक बात याद रखिएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है कि अंतर बताने के लिए विशेषता या मापदंड के बारे में पूछ लेता है। उत्कृष्ट गैसों के अलग समूह में क्यों रखा गया है, अक्रिय गैसों को जो होता है ना उसको अलग समूह में क्यों रखा गया है, ये सारा क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है। तो इस प्रकार हमने मेहनत करके आज 165 क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं, ठीक है ना। बस आपका काम ये है कि जब जागे तब सवेरा, तो मैंने शुरू से ही कहते आ रहा हूँ कि आप तो जग गए हैं, आज संकल्प लिए हैं मेरे साथ कि आज से मैं पढ़ाई करूँगा या करूँगी। तो आज से आपको दिन रात जब भी समय मिलता है आप मेरे चैनल को खोलिए और आराम से सुनते रहिए, वीडियो को आराम से सुनते रहिए, सुन कर भी याद हो जाता है, ठीक ना, सुन कर। और इस ठंड के मौसम में कोशिश कीजिए कि मन लगा कर पढ़ाई करें, ठीक ना, क्योंकि हम बिहारी हैं और बिहारी जो होता है सब पर भारी होता है। एक बात को याद रखिएगा, एक बिहारी 100 पर भारी, सुनते हैं लो ना। तो ये ठंड हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता है, ये ठंड से हम कुछ पीछे नहीं हट सकते हैं। ठंड, बरसात, धूप, ये सब हमको कमज़ोर करने के लिए आते हैं, ये मुश्किलें जो हमें कमज़ोर करने के लिए आती हैं। लेकिन आपको एक बात बता देना चाहूँगा, यही मुश्किलें जो हमारे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है, ठीक ना। आप अपने पिताजी से पूछिएगा, अपनी माँ से पूछिएगा कि कितने
मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं, कितना तकलीफ सहकर आपको पढ़ा रहे हैं, तो कम से कम उनकी बातों को समझिए, उनकी मेहनत का फल को दीजिए कि हाँ पिताजी, मैंने आज तक आपने मेहनत किया है, आज देखिएगा मैं आज से मेहनत करूंगा और आपको एक ऐसा मतलब मान सम्मान दिलवाऊंगा आने वाले कल में कि कोई भी बेटा या बेटी उस तरह नहीं किया होगा। तो भाई मेरे कहने का गलत मतलब मत उठा लीजिएगा। लोग बदनाम करके भी क्या करते हैं, माता पिता का नाम को और बदनाम करते हैं, तो ऐसा आप मत कीजिएगा। आप सही काम करके माता पिता का नाम रोशन कीजिएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास बस इतना ही। पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, ठंडा में थोड़ा सा बच के भी रहिएगा, ठीक है ना। इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। कोई दोस्त अगर आपको बुलाता है तो एक बात दिमाग में रख लीजिएगा, जाने को नहीं, नहीं किसी गली में जाना है, नहीं इधर उधर घूमना है, ना कुछ करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है, ठीक है। कोई दोस्त लाख फोन करके बुलाता है कि आ जा, भले 2 महीने के लिए दोस्ती टूट दीजिए, ठीक है, लेकिन अपने रिजल्ट से कोई खिलवाड़ नहीं, कोई मजाक नहीं, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई, ठीक है ना। तो आज का क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।